गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के 45 योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसके लिए 628 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है 45 योजनाओं के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियां तथा चितराई बसावट को देखते हुए हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन है एक महत्वपूर्ण योजना है। इसी क्रम में सीएम अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर की 45 योजनाओं के लिए 628 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जल जीवन मिशन के तहत इस राशि से प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यों को गति मिलेगी। जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो इस मिशन की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 35 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के किस जिले में इस्कॉन परिसर में श्री राधा गिरधारी मंदिर का शिलान्यास 7 दिसंबर को किया गया था। तो आपको बता दें कि 35 करोड़ रुपए की लागत से ये इस्कॉन परिसर में श्री राधा गिरधारी मंदिर है जो बनाया जा रहा है। 7 दिसंबर को इसका शिलान्यास हुआ है। ये आपको बता दें कि उदयपुर में बन रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में नाथद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चीरवा टनल के पास पहाड़ी पर 3.5 एकड़ भूमि में इस्कॉन मंदिर बनाया जाएगा। उदयपुर में बनने वाले इस इस्कॉन मंदिर की जो लागत है वो तकरीबन 35 करोड़ रुपए होगी। इस्कॉन परिसर में श्री राधा गिरधारी मंदिर के शिलान्यास जो कार्यक्रम है 7 दिसंबर को किया गया है। उदयपुर के आर्किटेक्ट सुनील लड्डा ने खूबसूरत वृंदावन की थीम पर इस मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया है और यह प्रोजेक्ट है वो 4 से 5 वर्ष में तैयार किया जाएगा और इसकी जो अनुमानित लागत है वो 30 से 35 करोड़ रुपए होने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले साल 2023 में किस माह में पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जोधपुर में आयोजित होगा। तो मार्च 2023 में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर में ये पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जिसका आयोजन मार्च 2023 में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान में अगले साल मार्च 2023 में पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जो जोधपुर में आयोजित होगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा जिनके द्वारा बताया गया है कि 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक इंटरनेशनल एक्सपो जो ट्रेड फेयर है जो जोधपुर में आयोजित होगा और इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार इस तरह के फेयर का आयोजन है वो किया जा रहा है। ये आयोजन जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को नई पहचान देगा। इसे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स के अलावा जोधपुर और राजस्थान के फेमस प्रोडक्ट को बड़ा एक्सपोजर मिल सकेगा। इसका जो आयोजन है वो राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से किया जा रहा है। इसकी मेज़बानी में इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें देशी और विदेशी बायर्स को भी इसमें बुलाया जाएगा। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोधपुर में ये पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जो मार्च 2023 में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरुआती चरण में राजस्थान के कितने रोडवेज बस डिपो को हाईटेक बनाया जाएगा। तो राजस्थान के 6 रोडवेज बस डिपो को हाईटेक के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में रोडवेज बस डिपो में अब हाईटेक सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए है वो हाईटेक सुविधाएं इसमें दी जाएगी। निगम के द्वारा इसकी तैयारी भी की जा रही है। शुरुआती चरण में प्रदेश के 6 डिपो को हाईटेक रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर करीब 35 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। शुरुआती चरण में 5 डिवीजन के बस डिपो के साथ जयपुर में जो जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा के साथ झुंझुनू बस डिपो को हाईटेक बनाया जाएगा। इन बस डिपो पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रतीक्षालय के साथ प्लेटफॉर्म, बस शेल्टर, डिपो के नए भवन, सड़क एवं महिलाओं के लिए अलग से प्रतीक्षालय के साथ साथ अत्याधुनिक सुलभ शौचालय का भी निर्माण इसमें करवाया जाएगा। तो टोटल 6 डिपो को हाईटेक बनाया जाएगा राजस्थान में। डिपो के हाईटेक होने से यात्रियों का रुझान रोडवेज बस की तरफ बढ़ेगा और रोडवेज की आमदनी में भी इजाफा होगा। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक
5 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक राजस्थान में कहां आयोजित होगी। तो आपको बता दें कि भारत में जो पहली बार ये G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक है, इसका आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक आयोजित हो रही है, जो 5 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होगी। G20 शेरपा मीटिंग जो 5 दिसंबर को सिटी पैलेस के दरबार हॉल में उदयपुर में होगी और मीटिंग में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और भारत सहित 20 देशों के राजनयिक इसमें भाग लेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर से आने वाले मेहमानों को भारत की कला संस्कृति से रूबरू भी करवाया जाएगा। साल 1999 के बाद पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है और देश में उदयपुर को इसके लिए चुना गया है। जिला लेवल पर एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन हुआ है, जो बैठक में पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शिल्पग्राम में 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव शुभारंभ कब से हुआ है। तो जयपुर के शिल्पग्राम में 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव का शुभारंभ है वो 5 नवंबर से हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 5 नवंबर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जो शिल्पग्राम में 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। कला के विविध रूपों और शैलियों को एक ही मंच पर लाने के लिए 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 9 नवंबर तक चलेगा, जो 5 नवंबर से शुरू हुआ है। 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग और प्रतिभा एजुकेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सोसाइटी जयपुर के द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव स्थल पर 70 से अधिक स्टॉलों पर विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों की कलाकृतियां सजी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण अल नजा फोर्थ का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अल नजा फोर्थ जो भारत ओमान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका चौथा संस्करण का आयोजन किया गया था बीकानेर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के मध्य भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण अल नजा फोर्थ जो 1 से लेकर 13 अगस्त तक बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में इसे आयोजित किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास का अल नजा का जो पिछला संस्करण है, जो 12 से लेकर 25 मार्च 2019 तक मस्कट ओमान में आयोजित हुआ। भारतीय सेना की तरफ से इसमें 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन इसमें हिस्सा ली थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच सहयोग के स्तर को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है, टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना चालू की है। तो टाटा पावर के द्वारा 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। हाइब्रिड बिजली प्रणाली 2 या 2 से अधिक स्रोतों से बिजली उत्पन्न करती है, जिसमें टाटा पावर ने बताया गया 2 अगस्त से शुरू की गई इस परियोजना में टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इन दोनों स्रोतों का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में 18 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशेष संदर्भ में 18 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है वो बीकानेर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों का शिक्षा में योगदान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में इस विषय पर 18 से लेकर 19 दिसंबर तक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 को वैश्विक परिदृश्य की ओर विकसित कर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नए आयाम स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया ने 3 नवंबर 2022 को R20 शिखर सम्मेलन जो G20 के धार्मिक समूह की अध्यक्षता भारत को सौंपी है, तो इसकी मेज़बानी 2023 में कहाँ की जाएगी। तो नई दिल्ली के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो इंडोनेशिया ने 3 नवंबर 2022 को R20 शिखर सम्मेलन जो G20 के धार्मिक समूह की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। इसकी मेज़बानी नई दिल्ली में 2023 में की जाएगी। R20 इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी के तहत शुरू किए गए G20 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए जो धर्म समाधान के खुले और गतिशील स्रोत के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 2 से लेकर 3 नवंबर तक इस समिट का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार साल 2014 में सरकार द्वारा इसे घोषित किया गया था और 7 नवंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी की जयंती के अवसर के लिए इसे चुना गया था। मैरी क्यूरी के कार्यों से कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी का विकास हुआ। तो इसी संबंध में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा 1975 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। एक बार फिर से सुनिएगा, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।